ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी बृहस्पति देव, हरि विष्णु की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान रख। गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघुरूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त किए गए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और इसकी महत्ता को हम समझने का प्रयास करते हैं। पंचांग हम हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में हम भूमिका को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ ये साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और हम सब इस उनके इस प्रयास में एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए हम आपको पंचांग की तरफ ले चलते हैं। पंचांग में पंचांग की तरफ आपको ले चलते हैं और इसके पूर्व कि हम पंचांग में चले, गुरुजनों को नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की आशीष से जो यहाँ सब्जेक्ट, जो टॉप विषय दिखाए जा रहे हैं, उन विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ उनके आशीष से हमने पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किया और अंतरराष्ट्रीय उनके सुझाव और आशीष सभी को समूह के शुभेच्छुओं के शुभकामना से हमने अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन में हमें आजीवन सदस्यता मिली, अमेरिका का इंडिया चैप्टर। और यह ऑफिस में हमारा किदवईपुरी पटना में स्थित है, जो कि शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआर द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो पंचांग हमारा 5 भागों में। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध करता रखता है और इसी के पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग अलग रूप इसका प्रस्तुति करते रहे। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह तारा बल के जिसे कहते हैं, तारा बल नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नव तारा चक्र पद्धति पर हम अलग से वीडियो डाले हुए हैं ताकि आप उसको समझ सकें, उपयोग कर सकें और तारा बल को शीघ्र समझ सकें। तो चलिए तीसरा भाग में जो है जन्म राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा। जन्म राशि तो वही होती है जो चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं, लगन की राशि नहीं। ये चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये दोनों को परिप्रेक्ष्य में से निकाला जाता है। चौथा भाग चौघड़िया चौघड़िया से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है। चौघड़िया ज्योतिष में लोग बोलते हैं, चौघड़िया मुहूर्त है जो कि शुभ मुहूर्त है, अशुभ और शुभ काल को दिखाता है कि कब कब कौन सी अवधि शुभता के अंतर्गत है, कौन से अशुभ है। इस पर विस्तार से चर्चा चौथे भाग में। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रहने। तो ये रहे 5 भाग। चलिए आपको ले चलते हैं पहले भाग। पहला भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 17 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण,
शाका संवत 1947 विश्व शुभ, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:09 पर, सूर्यास्त 6:42। सनराइज एट 5:09 AM, सनसेट एट 6:42 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। आज की तिथि, पंचांग के पांचों अंक, 3 वार गुरुवार, तिथि रात्रि 7:08 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:39 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग प्रातः 9:29 तक अतिगंड, उसके बाद सुकर्मा। करण प्रातः 8:07 तक भद्रा, उसके बाद रात्रि के 7:08 तक पौ, उसके बाद पालो। तो ये रहे पंचांग के पांचवा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का स्थान को नमन करते हुए भोलेनाथ का स्थान देखते हैं आज कहाँ पर है। तो भोलेनाथ पहले भाग में जब तक सप्तमी तिथि है, यानी रात्रि 7:08 तक, तब तक वे शमशान पे हैं, जो अशुभ है। उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होने पर वे गौरी के सानिध्य में जाते हैं, माँ गौरी के सानिध्य में, जो सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। तो मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त इनके 11:28 से 12:23 दिन में, अपराह्न में। अमृत काल देर रात्रि 1:22 से 2:53 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के पूर्व सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, यानी अहोरात्र। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक। गोधूली बेला संध्या 6:41 से 7:02 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 6:70 तक। तो रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा शुभकारी राहु काल अपराह्न 1:37 से 3:19। यह राहु काल पर की अशुभता को देखते हुए, इसके प्रभाव को देखते हुए हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए यूट्यूब पर रखा है। आप उसे संदर्भित करें, ताकि जो भी कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम आप बना सकें, बनाए, उसमें यह सुनिश्चित करें कि वो राहु काल के अंतर्गत नहीं आता, ताकि आपके कार्य की सिद्धि हो सके, अशुभता नगण्य हो सके। पुलित काल प्रातः 8:32 से 10:14 तक। यमगन प्रातः 5:09 से, यानी सूर्योदय से 6:50 दिन प्रातः तक ही। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 4:14 से 5:46 तक। भद्रा प्रातः 5:09, यानी सूर्योदय से प्रातः 8:07 तक। गंडमुल कल भोर में, भोर इसको नहीं समझे, आज भोर से, आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। तो आज का प्रातः से 5:09 से कल के प्रातः 5:09 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, जिसे अहोरात्रि को। पंचक प्रातः 5:09 से 3:39 तक, देर रात्रि 3:39। आज का पंचक शुभ है। भद्रावास, भद्रा का वास मृत्यु लोक में है, जो केशव। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को अंश के अनुसार देखें तो सूर्य देव कमजोर है, राहु देव और केतु देव भी कमजोर अवस्था में। शेष ग्रह शक्तिशाली अवस्था। ग्रहों और राशियों का संबंध देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। चंद्रमा मीन राशि में आ चुके हैं और सूर्य देव कर्क राशि में आ चुके हैं। इसलिए कर्क राशि में दो, चंद्रमा के कर्क राशि में दो दो ग्रह, जो क्रमशः सूर्य और बुध। तो इस प्रकार यदि राशियों के अनुसार ग्रहों को देखा जाए, तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जिनके राशि में कोई भी ग्रह नहीं। सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को यदि देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। स्व राशि में जो ग्रह है वे वृषभ है, शुक्र है,
जो वृषभ अपनी ही राशि में है। और स्व नक्षत्र में जो ग्रह हैं वे बुध देव हैं, जो अपनी ही नक्षत्र शीर्षा में है। और शनि देव हैं जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो शनि देव का नक्षत्र है। इस प्रकार केतु मंगल दो ऐसे ग्रह उभर रहे हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति और बुध देव दोनों के नक्षत्र में ये दो दो ग्रह हैं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि ये नक्षत्र बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, राहु बृहस्पति के नक्षत्र। इस प्रकार तो ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त का। जुलाई मास का अगर साप्ताहिक मास का कैलेंडर देखें तो सूर्य देव 16 जुलाई को राशि भ्रमण कर चुके हैं। वे जो है कर्क राशि में आ चुके हैं। शुक्र देव का 26 जुलाई को राशि परिवर्तन है, मंगल देव का 28 जुलाई। चंद्रदेव 19 जुलाई से बुध देव अस्त होंगे। चंद्रदेव 24 जुलाई से अस्त होंगे। शनि देव वक्री हो चुके हैं। बुध देव 18 जुलाई यानी कल से वक्री होंगे। तो ये संक्षिप्त सूचना। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग अंत ये दूसरा भाग यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित, यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में है, जिसे बाएं भाग के ताराबलम के नीचे जो लिखे हैं उसके वह बताता है। और चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ताराबलम के साइड में जहाँ से कॉलम शुरू होती है कॉलम में, यानी रो में जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह दिखाता है। और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह आपको आज के चंद्रमा के गोचर से, तो ताराबलम के अनुसार हम आज का गोचर समझ सकते हैं। नव तारा चक्र पद्धति पर ही आधारित है, जो कि जातक के जीवन काल से संबंध रखता है। दशा महादशा का फल कैसा होगा, आपके कुंडली में ग्रह की अवस्था कैसी है, दिखने में बहुत अच्छी स्थिति है, वास्तविक स्थिति कुछ नहीं ठीक हो सकती है। और आपसे मिलने वाले, आपके संपर्क में आने वाले जीवन पर्यंत जो व्यक्ति हैं वह आपके लिए कौन कौन कैसे फल ला सकते हैं, कि आपके सुटेबिलिटी कितनी है, यह हम नवतारा चक्र पद्धति से देखते हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पद्धति पर विशेष वीडियो डाला है। क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है भविष्य के बारे में जानने का, पूरे जीवन पर्यंत उसको अपनाने का। क्योंकि यह आपके दशा महादशा का फल यदि हम जान जाते हैं तो उससे हम व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग कर शुभ परिस्थितियों में शुभता बढ़ा सकते हैं, और अशुभ परिस्थितियों में अपने आप को चुनौती तैयार के लिए तैयार कर हम अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर कर सकते हैं। वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है चुनौती के लिए अगर तैयार हो पहले से। उसी तरह से कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, किंतु नवतारा चक्र पद्धति पर वह नहीं कर रही है, तो अशुभकारी फल हो सकता है। या जो स्वाभाविक फल है, संभावित फल जो है वह नहीं हो सकता। साथ ही साथ हमारे जीवन में मिलने वाले सभी नक्षत्र लोगों के नक्षत्र को जानकर, खास करके जिनसे गहरा संबंध होने जा रहा है, उनके नक्षत्र को यदि हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए या जो जिनके लिए हम शुभता के संकेत हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, बाधक बन सकते हैं, किसी के लिए हम भी बाधक बन सकते हैं। तो इस तरह से इस संबंध को देखना चाहिए, और खास करके बिजनेस पार्टनर में यह सब जरूर देखकर करना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस में कहीं लॉस नहीं।
इन सब के मध्य नौ तारा चक्र पद्धति का आपके लिए विशेष प्रस्तुति है, जिसमें हमने भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी रखी है। ये सभी को पता है, जग जाहिर है, इतिहास के पन्नों पर भी है और सभी के अ, मन दिलो दिमाग पर भी है कि इनका आपस में संबंध कैसा। और नव तारा चक्र पद्धति पर हम निकाले हैं कि उनके साथ कैसा संबंध, कितना सटीक बैठा। इसलिए हम कहते हैं नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, और नौ तारा चक्र पद्धति पूरे नक्षत्रों का ही गणित है। तो चलते हैं नौ तारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय देते हैं कि नौ तारा चक्र पद्धति कैसे काम कर। नौ तारा चक्र पद्धति पर एक बिल्कुल बहुत ही संक्षिप्त परिचय हम यहाँ दे रहे हैं, ध्यान से देखें। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र 27 होते हैं, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए 27 नक्षत्रों को तीन भागों में बांटा गया, नौ नौ नक्षत्रों का समूह बनाकर, और इन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया। पहले श्रेणी में पहला था 9वां नक्षत्र, दूसरा में 10वां से 18वां नंबर संख्या का नक्षत्र, और 19वां से 27वां संख्या का नक्षत्र तीसरे समूह। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहले ग्रह बने, उसके बाद शुक्र देव, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, राहु देव, बृहस्पति देव, शनि देव, बुध देव बने। और इस प्रकार पहले हर कॉलम में से, ग्रहों नक्षत्रों के हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, हर समूह में से, यानी पहला श्रेणी में से पहला नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में से पहला नक्षत्र, तीसरे श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया। इस प्रकार सभी ग्रहों को दिया गया पहला ग्रह, पहला नक्षत्र अश्विनी बने, दूसरा 10वां माघा, तीसरा मूला, इनके स्वामित्व केतु देव को दिया गया। दूसरे से अगर हम देखें तो दूसरा ग्रह शुक्र होते हैं, उनको दूसरा नक्षत्र 11वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र समूह मिला, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। तीसरा सूर्य देव को कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, जो क्रमशः तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र बनते हैं, उनका स्वामित्व दिया गया। और इस तरह से किसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस प्रकार हर ग्रहों को नक्षत्रों से इसका स्वामित्व दिया गया, तीन तीन नक्षत्रों का। और यही तीन नक्षत्र ग्रहों के फल को परिभाषित करते, प्रभावित करते। फल कैसे होता है यह ज्यादा ध्यान से देखें, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जीवन पर्यंत उपयोगी है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, आप उसको देखें। और हमारे इसके पहले की सूची में हमने जो दिया था कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो यानी आपका जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में पड़ते हैं, यहां से उनको आपका ग्रह देखें। पुनः कहते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वहां से आप वहां देखें कि किस नक्षत्र में है, और इस नक्षत्र की सूची से देखें कि उनके ग्रह कौन होते हैं, और गणना वहीं से आरंभ हो, यानी वह पहला ग्रह होते हैं जो कि मिश्रित फल देते हैं, सामान्यतः कष्ट ही देते हैं और सुखप्रद भी देते हैं। और वहां से पहली गिनती वहां से अगर शुरू किए तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, अति शुभ फलदायी होते हैं। परंतु इसके विपरीत पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, बाधक देते हैं। जन्म नक्षत्र को भी अच्छा नहीं, जन्म ग्रह को भी अच्छा नहीं माना जाता सामान्य परिस्थितियों में। तो इनकी इंटेंसिटी जो अशुभता की होगी वो कैसी होगी, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ेगी, यानी पहला में कम, तीसरा में उससे ज्यादा, पांचवा में उससे ज्यादा, और सातवां में सबसे ज्यादा पीड़ा। तो ये इस तरह से यदि हम जान जाएं कि ग्रह का हमारे कौन कौन नैर्धन्य की श्रेणी में है, प्रत्यरी की श्रेणी में है, विपद की श्रेणी में है, या जन्म की श्रेणी में है, तो कौन कौन ग्रह ऐसे हैं, यदि जो ग्रह हैं, यदि उनका निराकरण हम कर सकें, या हम उस परिस्थिति में सावधान रहें। जन्म कुंडली में वो ग्रह हैं, बहुत अच्छी अवस्था में है, किंतु सावधान रहें कि वे अच्छा फल नहीं दे सकते। दशा महादशा, क्योंकि ग्रह जितने भी कहीं भी बैठे हों, दशा महादशा में ही फल देते हैं।
तो दशा महादशा कैसा निकलेगा, वह ग्रह आपके लिए क्या है, यह आप नवतारा चक्र पद्धति में देख सकते हैं। संबंध किसके साथ कैसे बनेंगे, यह भी नवतारा चक्र पद्धति से देख सकते हैं। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति को, मैं हमारी प्रस्तुति को ध्यान से देखें, साझा भी करें, ताकि हर कोई नवतारा चक्र पद्धति को यदि अपनाता है तो उसके जीवन में जो परेशानियां हैं, चुनौतियों को वह स्वीकार कर उसे, वह उसका सामना करता है, न कि उसे भागने की कोशिश करता है। अचानक पीड़ा कम होती है, शॉकिंग कम होता है। साथ ही साथ शुभ परिस्थितियों में, शुभ दशा महादशा में हर शुभ काम किए जा सकते हैं, इससे उसका आत्मबल बढ़ा रहता है। तो नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही अद्भुत पद्धति। अब चलिए चलते हैं उसी पद्धति पर आधारित तारा बलम पद्धति जो है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बताता है कि आज का दिन कैसा होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज रेवती नक्षत्र में है, रात्रि के 3:39, यानी कल भोर से थोड़ा देर पहले 3:39। और यदि हम इसको देखें, मान लिया किसी व्यक्ति का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो उसके लिए यह मित्र है। उसी तरह से यदि कोई दूसरे ग्रह को भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कौन सी स्थिति में है। हो सकता है किसी के अश्विनी माघ और मूलक वाले जातक के लिए अति मित्र हो, कृतिका सूर्य वाली राशि का नक्षत्र वाले लोगों के लिए स्थिति अच्छी नहीं हो। उसी तरह से मंगल मृगशिरा चित्रा शविष्ठा के जातकों के लिए शुभ नहीं है। और यदि हम कहें फिर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद जो बृहस्पति के नक्षत्र में आते हैं, वह भी शुभ नहीं है। तो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, मैथ स्वाभाविक है कि इसी में जन्मे जातक के लिए भी शुभता के संकेत नहीं। तो इस प्रकार से हम फलित को देखते हैं। दूसरा भाग शुरू होता है 3:39 पर, तो उसको अगर देखते हैं तो भरनी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातक के लिए अति मित्र की स्थिति है। यदि हम दूसरे किसी जातक को देखते हैं तो पुनर्वसु का, मैं हमने कहा था पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है, विपत होता है और उसके दूसरे भाग क्षेम में होता है, शुभकारी। तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक का हम फलित यहां से देख सकते हैं। आप भी देखें। और इस मामले में अगर आज कोई ऐसा दिन है, ऐसे कोई कार्य हैं जो आपको, जो ऐसे व्यक्ति का जिनका आज अशुभ वाला नक्षत्र है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि संभावना है आपको कि आपके इच्छित इच्छा के अनुसार फल नहीं हो, विलंब हो, या कुछ बाधा उसमें आए, या आप उस कार्य में हार जाए, आपका कार्य संपन्न ही नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम यही कहते हैं कि जो परिस्थिति है उससे समझौता करें, और उस कोई भी नए कार्य को आरंभ न करें उस अवधि में, यानी उस दिन। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसका परिहार क्या है। परिहार के रूप में संकलित जरूर हमने किया है, जो आपको हमें भी दिखा रहे हैं, लेकिन वह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए रिस्क लेने के लिए हम नहीं करते। यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि जन्म नक्षत्र में, आपका जन्म तारा में आज का दिन है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि है तो नमक का दान करें, और नैर्धन्य है तो त्याज मुहूर्त को त्यागें, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। इन शब्दों के साथ हम आपको यही फिर कंफर्म कर रहे हैं कि यह कंफर्म परिहार नहीं है, उपाय नहीं है, इसलिए रिस्क न लें तो बेहतर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले प्रस्तुति को ले चलते हैं, जो चंद्रमा के गोचर से संबंधित न होकर चंद्रमा के राशि से संबंधित है, कि चंद्रमा राशि में राशि में गोचर कर रहे हैं और उसका फल क्या होगा। कल भोर में चंद्रमा 3:39 चंद्रदेव की राशि में परिवर्तन कर, चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, और वे जब मीन राशि से मेष राशि में जाए, यानी मंगल के राशि में जाए, और तब फल। तो मीन राशि में जातक के जाने पर
तो इसे चंद्र बल कहते हैं हम। और यह जब तक मीन राशि में चंद्रमा है तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वाले जातक बस सावधान रहे। मेष राशि में चंद्रमा के आने पे मेष राशि वाले जातक, मिथुन, कर, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातक के लिए उत्तमता के संकेत हैं। शेष राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। थोड़ा सावधान रहे। तो ये रहे चंद्रमा की राशि के अनुसार आज कैसा के दिन रहेगा। याद रहे, क्रिया प्रतिफल अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखें, न कि लगन के अनुसार। राशि आपका चंद्रमा जो होते हैं उसी में हो सकता है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति का जन्म यदि वृश्चिक राशि में हुआ है, लगन में वृश्चिक है, तो लगन वृश्चिक का हुआ और बगल की राशि दूसरी भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो धनु राशि में उसका जन्म, राशि उसकी धनु हो। अब आगे चलते हैं आपके दूसरे भाग चौथे भाग में जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। चौघड़िया ज्योतिष बहुत ही उपयोगी मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त दर्शाता है कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या नए कार्य की शुरुआत के संबंध। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख सका हो तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह सूक्ष्म शुभ और अशुभ काल है। तो आज इसे, चूंकि चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग यूट्यूब में वीडियो डाला है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। कुल 7 चौघड़िया हुआ करता है, 8 चौघड़िया होते हैं दिन के और 8 चौघड़िया रात के। किंतु दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया का नामकरण जो हुआ साप्ताहिक दिनों के अनुसार हुआ। और चूंकि सात ही दिन होते हैं इसलिए सात ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और पहला चौघड़िया जो होता है आदि का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, दिन का भी और रात का भी। इस प्रकार सभी चौघड़िया का दिन साप्ताहिक दिनों से, तो सप्ताह का दिन जिस दिन शुरू होता है, जो जो आरंभ सूर्योदय के समय जो सप्ताह का दिन होता है, वही चौघड़िया से दिन आरंभ होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ। और हम जानते हैं कि सप्ताह के हर दिन के शासक ग्रह कोई ना कोई ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हुआ। और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है, उपयोगी हुआ करते हैं, इसलिए हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है। सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। चौघड़िया को उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन का चौघड़िया काल चौघड़िया, काल वेला, वार वेला या राहु काल से ग्रसित हो सकता है, आप इसे त्याग दें। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है, इसे भी आप त्याग कर चले, क्योंकि इसमें शुभता के संकेत तो बिल्कुल नहीं है, अशुभता ज्यादा हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का पंच चौघड़िया दिखाते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया, क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। ये बृहस्पति का चौघड़िया। किंतु आप देखें, आदि में चौघड़िया शुभ चौघड़िया है, अंत में भी शुभ चौघड़िया है, किंतु अंत वाला शुभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित। उसके पहले का चौघड़िया काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है। उसके पहले का चौघड़िया अमृत सर्वोत्तम अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। तो 1:37 के बाद सूर्यास्त तक कोई भी चौघड़िया उपलब्ध नहीं है, सभी शुभ स्थिति में है, इसलिए इन चौघड़िया का त्याग करना चाहिए। रात्रि में 11:56 से मध्य रात्रि 1:14 तक काल रात्रि का चौघड़िया है, जो कि अशुभ स्थिति में है। तो ये हमारे चौघड़िया पर आपके पास प्रस्तुति हुई। आशा करते हैं आप इसका उपयोग करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उत्तम है और आजमाया हुआ है।
इसके परिणाम शुभ परिणाम देखने को मिले हैं। तो चलिए, आपको अंतिम भाग में ले चलते हैं जो अंक ज्योतिष से संबंधित रखता है। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक काम करता है। ये अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक अंक हमारे साथ रहता है। और आज के दिनों में अंकों का हित की दुनिया है, क्योंकि ये अंक हर जगह है। चाहे वो जन्म तिथि से शुरू होता है, उसके बाद नामांक जो होता है उसका भी अंकीय मूल्य होता है। तो फिर मोबाइल नंबर हम प्रयोग में लाते हैं, शहर में रहते हैं, कोई जॉब जॉब पकड़ते हैं, कोई बिजनेस पकड़ते हैं, सभी के अंकीय मूल्य होते हैं। साथ ही साथ पार्टनर हमारे साथ कैसा रहेगा, वह उसके भी अंकीय मूल्य से हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं और आकलन कर सकते हैं। व्यवसाय कैसा चलेगा, यह भी हम जान सकते हैं। कब लाभ होगा, पर्सनल ईयर से जान सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें हम अंक ज्योतिष के अनुसार जान सकते हैं। तो अंक ज्योतिष जो है कि इसका बेस 1 से 9 अंक है, जो एक कल अंक हुआ करता है। शून्य को की गणना नहीं की जाती, इसलिए कि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, इंडेफिनिटली को दर्शाता है। 1 और 5 के अंक के बीच में, 1 और 9 के अंक के बीच में पांचवा अंक जो होता है संतुलित अंक होता है, बैलेंस अंक होता है। यह बहुत, ये कभी भी विषम परिस्थिति में यही अंक बैलेंस करता है किसी स्थिति में। और यह अंक महत्वपूर्ण है एकल अंक में। जब भी कंपाउंड अंक हमको मिलते हैं, एक से अंक ज्यादा अंक वाले कोई भी कंपाउंड अंक, तो उनमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर आगे बढ़। और दूसरा महत्वपूर्ण जो अंक ज्योतिष में है, वह है ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारी जन्म, जिसके आधार पर हम मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं और एंजल नंबर निकालते हैं, यानी ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर निकालते हैं, जो कि हमारे जन्म पूरे जन्म चक्र में बहुत ही कामयाब हो। उसके बाद, ये तो ईश्वर का दिया हुआ प्रदत्त है, उसके बाद अपने कर्मों से, अपने निजी संबंधों के कर्मों से हम अपना नाम को भी डिसाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंक जो भी हैं 1 से 9 अंक, ये किसी न किसी ग्रह को का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इनके स्वामी कोई न कोई ग्रह है। एक के स्वामी सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। इस तरह से सभी ग्रह, सभी अंकों के स्वामी एक ग्रह बने। और इन अंकों को, अंकों के साम्राज्य में एक अलग नाम दिया गया। एक राजा या सरकार, दूसरा रानी, तीसरा गुरु, चौथा शरारती तत्व, पांचवा राजकुमार, छठा मंत्री, आठ सातवां धर्मगुरु, आठवां आपका अधीनस्थ, आपके से नीचे रहने वाला व्यक्ति या न्यायालय, नौवां सेनापति, सेना से संबंधित लोग, पुलिस से संबंधित लोग और चिकित्सा, डॉक्टर। तो ये रहे अंकों के साम्राज्य में एक अलग ही नाम। और इससे आपस संबंध भी हम निकाल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 का संबंध कभी खराब नहीं होगा, 1 और 5 का संबंध कभी खराब नहीं होगा, 2 और 5 का संबंध खराब नहीं। इसी तरह से 1 और 9 का संबंध, मंगल से संबंध शुभ होता है। 1 और 9 का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि मंगल का को सूर्य ही को जो प्रोटेक्शन देते हैं, और मंगल देते हैं राजा को प्रोटेक्शन, सेना को। इसलिए दोनों अग्निग्रह हैं। और यही वजह है कि सूर्य मंगल की राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, ज्योतिष। तो ये रहे अंकों का हमने बताया था कि जो नाम हमारे पास दूसरा आता है, जो हमारे संबंधी हमारे जन्म के बाद नाम देते हैं, ये हम लोग का अपना क्रिएशन है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है। और इस अंक में यदि हम अक्षरों में देखें, हर जो अल्फाबेट है, जो अक्षर है, उनके अंकीय मूल्य हैं। इन उनके जो अक्षर हमें शब्द मिले, उनके अंकीय मूल्य को, अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। और फिर उन्हें सभी को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर उसे जोड़ देते हैं। और जब जोड़ देते हैं तो फल निकलता है, जो कि हमारे लिए फलित हो सकता है। और वह ड्राइवर और कंडक्टर जो हमने जन्म तिथि से निकाला है, उससे अगर मिसमैच होता है तो समस्या बढ़ती है। इसलिए
नाम बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद मोबाइल संख्या, जो सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा प्रयोग, तो जिस चीज में भी हम ज्यादा प्रयोग करें, उसके हमारे अंक जो हैं वह हमारे मूलांक और भाग्यांक से मैच करना चाहिए। चाहे हम बहुत ज्यादा पासवर्ड यूज करते हैं तो वह, कभी कभी आप बराबर देखेंगे ओटीपी जो आपका आता है वो आपके मूलांक भाग्यांक से संबंध रखता ही है अक्सर। यह सब डेस्टिनी है, इसलिए अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए, आज इतना ही। हम अब आज देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन 17 जुलाई 2025, मूलांक 8, भाग्यांक 6। 6 का और 8 का संबंध उत्तम है, दोनों मित्र हैं। इसलिए जैसे जातक जिनका 8 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है जीवन में, मूलांक और भाग्यांक का, ड्राइवर और कंडक्टर का, उनके लिए दिन ठीक है। उनके लिए समय, उनके लिए वो यह युति बहुत अच्छी है। किंतु नामांक इनके सुटेबल होना चाहिए। नामांक 1 पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसी तरह 3 पर भी नामांक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह 6 का एंटी। 2 पर नामांक नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे हम सावधानी रखेंगे कि नाम जो है शुद्ध हो, ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। तो चलिए, एक आज का जो 6 अंक है, आज का जो कंडक्टर है, वह किसके किसके लिए शुभ है। तो जैसे जातक जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, 2/11/2029 को हुआ है, 4/13/2231 को हुआ है, 5/14/23 को हुआ है, किसी भी माह के 6/15/24 को हुआ है, 7/16/25 को हुआ है, 8/17/26 को हुआ है, इन सभी के दिन, जिनके मूलांक क्रमशः या ड्राइवर क्रमशः 1 2 4 5 6 7 8 बनते हैं, उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। शेष मूलांक वाले जातक जिनका जन्म 3/12/2130 को हुआ है, 9/18/27 को हुआ है, यानी 4 मूलांक, 3 3 मूलांक वाले और 9 मूलांक वाले जातक सावधान रहें। इनके लिए दिन उत्तमता के संकेत नहीं है। 9 मूलांक वाले जातक कंट्रोवर्सी में कहीं पढ़ सकते हैं, वाद विवाद में पढ़ सकते हैं, छवि जा सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। 3 मूलांक वाले ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि अंक यहाँ पर जो आपको स्टार मिल रहे हैं, शून्य अंक मिल रहे हैं, बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए, इस स्थिति के साथ हम आप अंतिम पड़ाव पर आ गए। पुनः आपको बताते चलें कि डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह अतिरिक्त पंचांग से लिए गए हैं। कुछ प्रस्तुति हमारे जो हमने किताबों में पढ़ी है और जो पत्रिकाओं से हमने लिया है, और साथ ही साथ छवि गूगल से ली गई है। और यह प्रस्तुति आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, और नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी विभिन्न प्रस्तुति में बताए गए उपायों को और उसको अपनाकर अपने जीवन में शुभता ला सके। वे लोग उन्हें साझा जरूर करें, और इसमें हम सब माध्यम का बनकर उन्हीं के भागी बने। तो चलिए, आज इतना ही। हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसती रहे। बृहस्पति देव आप पर कृपावान हो। आप स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय बृहस्पति देव, जय हरि विष्णु।